हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि इंडिया में जो इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उसका क्या हाल था ईव द इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रेडिशनल इंडस्ट्री कैसी थी, साथ ही डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडस्ट्री कैसी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में सबसे पहले हम समझेंगे कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें ट्रेडिशनल इंडस्ट्री और मॉडर्न इंडस्ट्री कितनी ग्रोथ करी थी। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा मॉडर्न इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि उसकी ग्रोथ थोड़ी कम थी। ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्री का मतलब क्या है यहाँ पर इंडस्ट्री का मतलब है जैसे कि रेलवे, यहाँ पर आगे आपका पोर्ट हो गए, आपकी एनर्जी आ गई, आपका पावर जनरेशन आ गया। लेकिन आपको जितने मैंने बताए उतने ही सेक्टर इंडिया में उस टाइम पे फल फूल पाए थे। अगर मैं बात करूं पावर जनरेशन में तो हमारे इतनी ग्रोथ नहीं हुई थी। अगर मैं बात करूं कैपिटल गुड्स बनाने में, कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, मशीनरी बनाने में, क्योंकि मशीन से और मशीनें बनती हैं। ठीक है, तो कैपिटल इंडस्ट्री हमारे पास बहुत ही सीमित थी। कुछ एक आध कंपनियां थी जो उस टाइम पे चल रही थी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया वहां पर टाटा आयरन स्टील का, जो कि 1907 में खुली हुई थी। अदरवाइज इसके अलावा हमारे देश में इंडस्ट्री सेक्टर बिल्कुल ही गिरा हुआ था। कौन सा वाला, मॉडर्न वाला। लेकिन वही मैं बात करूं किसकी, हैंडीक्राफ्ट की, मींस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो कि है हैंडीक्राफ्ट। देखिए ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, आपने वर्ड सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो भारत को सोने की चिड़िया उस टाइम पे कहा जाता था जब इंडिया में बहुत ज्यादा लोग व्यापार फैल रहा था। किस चीज का, उनका हैंडीक्राफ्ट का। वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ जा रहा था इंडिया का व्यापार हैंडीक्राफ्ट के लिए। ठीक है, तो इसलिए इंडिया को सोने की चिड़िया उस टाइम पे कहा जाने लगा, क्योंकि वो सबसे संपन्न देश बन गया था उस टाइम पे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया में सोना बहुत था। लेकिन हुआ क्या, अंग्रेजों के आने के बाद, या अंग्रेजों ने अपने पूरे 100-150 साल जो भी राज किया, उसमें इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट सिस्टम था वो पूरा खराब हो गया। तो इन शॉर्ट कहूं मैं तो ना तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सही से चल रही थी और मॉडर्न तो वैसे ही बेकार थी। तो अंग्रेजों के टाइम पे बहुत बुरी हालत थी हमारी कौन सी इंडस्ट्री की, इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो अभी हम बात करते हैं कि अंग्रेजों ने कैसे हमारे हैंडीक्राफ्ट को बंद कर दिया, बेकार कर दिया। देखिए सबसे पहले आ रहा है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इसका मतलब क्या है, ये हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, कॉज ऑफ डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है उसके पतन होने के कारण क्या थे, उसके डिके होने के क्या कारण थे। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। होता क्या था, जो हमारा इंडिया था वो गुलाम था किसका, इंग्लैंड का। तो वो यहां से रॉ मटेरियल लेके जाते थे। क्या लेके जाते थे, रॉ मटेरियल। कहां से, यहां से अपने देश में, इंग्लैंड में, विदाउट एनी टैक्स। और इंग्लैंड वहां से माल बना बनाया रेडीमेड गुड्स लेके आता था, कहां पर, इंडिया पर। ठीक है, मतलब यहां पे क्या करे, एक्सपोर्ट करवाए वो भी विदाउट एनी टैक्स, और यहां पे क्या करे, इंपोर्ट करा विदाउट एनी टैक्स। कौन सा माल, इंग्लैंड का। वही, लेकिन अगर कोई इंडियन अपना हैंडीक्राफ्ट का काम किसी अदर कंट्री को बेचना चाहता है, अदर कंट्री में कोई भी आ गया, ठीक है, तो वहां पर ये क्या कर देते थे, उस पर बहुत ज्यादा हाई टैक्स लगा देते थे। अब जिस वजह से क्या होती थी, इंडियन की जो हैंडीक्राफ्ट था वो गुड्स महंगा हो जाता था, और महंगा हो जाने की वजह से कोई विदेशी उसको खरीदता नहीं था, क्योंकि वो उनके बजट में नहीं आता था। तो अंग्रेजों ने देखो यहाँ पे क्या करा, डिस्क्रिमिनेटरी की पॉलिसी को अपनाया गया कि अपनी चीजों पे तो अब टैक्स नहीं लगा रहे, लेकिन अगर इंडिया कोई बाहर चीज बेचना चाह रहा है तो अब उस पर क्या लगा दे रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। जिस कारण से धीरे धीरे जो ये वाली इंडस्ट्री थी वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आपका यहां पर दिया हुआ है, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट, या कोर्ट कह सकते हैं आप। देखिए उस टाइम पे क्या होता था, अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया में नवाब दरबार हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, ये सब हुआ करते थे। और उन महाराजाओं की अपनी क्या होती थी, एक दरबार लगता था, इसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कोर्ट लगना। अब उस दरबार में
उस टाइम पे हैंडीक्राफ्ट का काम बहुत ज़्यादा चलता था दरबार में, ठीक है। और उनके दरबार में इस हैंडीक्राफ्ट को यूज होने के बाद उनका देश विदेशों में खूब ज़्यादा नाम फैल गया था। किसका? हैंडीक्राफ्ट काम का, क्योंकि वो उनके कोर्ट में यूज किए जाते थे, वहां पे शो किए जाते थे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही अंग्रेज आए, अंग्रेजों के आने से पहले तो ये चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों के आते ही ये कोर्ट क्या हो गए? बंद हो गए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे राजा महाराजा रहा करते थे इंडिया में, चाहे फिर आप वहाँ पर मुगल शासक को ले लीजिए, जहांगीर, शाहजहां, अकबर या महाराणा प्रताप, या जो भी आपने जितने भी नवाबों या राजाओं के बारे में सुना होगा, उनकी अपनी क्या होती थी? प्रिंसली कोर्ट होती थी, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट काम बहुत चलता था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये बिल्कुल क्या हो गए? बंद हो गए। और बंद होने की वजह से यहाँ पे हाथ का काम भी बंद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपटीशन विद द मशीन मेड प्रोडक्ट। देखिए एक और प्रॉब्लम क्या हुई, जब अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बनाया तो वो अपने देश में बना हुआ माल, जो कैसे बना हुआ है? मशीन से बना हुआ है, वो कहाँ लेके आते थे? इंडिया लेके आते थे। और इंडिया में पहले काम कौन सा चलता था? हैंडीक्राफ्ट का। और अब कौन सा आ गया? मशीन वाला। तो जनरली लोगों को क्या हुआ, मशीन वाले प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आने लगे, क्योंकि वो कम कॉस्ट पे बनते थे, तो उनके प्राइस भी क्या होते थे? कम होते थे, उनके डिज़ाइन बहुत अच्छे होते थे, और कई सारे फीचर्स में वो हैंडीक्राफ्ट से आगे निकल गया। तो जब हैंडीक्राफ्ट की मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन हुआ, तो मशीन मेड प्रोडक्ट ने बहुत किफ़ायती तरीके से लोगों को वो चीज़ सेल हो पाई, जिस वजह से लोगों ने मशीन मेड प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद किया बजाय किसके? हैंडीक्राफ्ट के। तो इस वजह से भी, इस कंपटीशन की वजह से भी हैंडीक्राफ्ट जहां जहां चल रहा था वो भी क्या हो गया? बंद हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। देखिए अंग्रेजों के आने से, अंग्रेज या कह लीजिए जो अमेरिका है, जो इंग्लैंड है, वो हमारे वेस्ट में पड़ता है, ठीक है। तो हम इन्हें कहते हैं वेस्टर्न कंट्री। इन वेस्टर्न कंट्री का जो लाइफस्टाइल था वो हमसे थोड़ा एडवांस था। तो यहाँ के लोगों ने, इंडियन लोगों ने वेस्टर्न कंट्री को क्या करा? अपनाया, वहाँ के लाइफस्टाइल को अपनाया। तो जो वहाँ का लाइफस्टाइल था वो हैंडीक्राफ्ट बेस्ड नहीं था, वो कौन सा बेस्ड था? मशीन बेस्ड था। तो वहाँ पर नए नए लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने की वजह से इंडियन लोग की नई डिमांड सामने आई, जो नई डिमांड हैंडीक्राफ्ट से पूरी नहीं हो सकती थी। तो नई डिमांड आने की वजह से पुरानी डिमांड खत्म हो गई। पुरानी डिमांड खत्म होने का मतलब है हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया, ठीक है, जिसमें आप भी कारण हो सकते हैं, मैं भी कारण हो सकता हूँ। उसके बाद लास्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। आपको बता दूं इंडिया में रेलवे 1853 में आई थी, 1853 में। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि रेल के आने से हैंडीक्राफ्ट कैसे बंद हो गया भाई? ये है कॉजेस में दिया हुआ है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट में, लेकिन रेल के आने से डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट कैसे हो सकता है? तो देखिए जरा मैं बताता हूं। अगर मैं इसको थोड़ा भारत का नक्शा थोड़ा सा नीचे का ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, ऊपर की हम बात नहीं करें, तो ये जो है वो सारा समुद्र है आपका, सी, ठीक है। अब होता क्या था, जब अंग्रेज अपना माल भेजते थे तो वो भेजते थे पानी वाले जहाज से, शिप से। तो उन्होंने वो माल कहाँ उतारा? यहाँ उतार दिया। तो यहाँ के जो एरिया थे वहां पर तो सारा का सारा कौन सा प्रोडक्ट चलने लग गया? मशीन मेड प्रोडक्ट, क्योंकि वो उन्होंने अपने यहाँ भेजा है। तो जितने भी पोर्ट के नियर बाय एरिया थे वहां तो धीरे धीरे काम क्या हो गया? सारा खत्म हो गया हैंडीक्राफ्ट का। लेकिन जो समुद्र से दूर दराज के इलाके थे, जैसे कि दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये ऊपर के इलाके, यहाँ पर अभी भी कौन सा काम चल रहा था? हैंडीक्राफ्ट का काम बाकी था, क्योंकि यहाँ पर समुद्र की पहुंच नहीं थी, तो सामान उनका आसानी से नहीं आ पाता था, और ट्रांसपोर्टेशन उस टाइम पे इतना अच्छा था नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने जैसे इंडिया में क्या लेके आए? रेलवे को लेके आए। उन्होंने पटरियां बिछाई और हर जगह पर अपना माल पहुंचा दिया। सीधा माल उतरता पानी वाले जहाज से पोर्ट पर, और पोर्ट से वो रेलवे के थ्रू पूरे इंडिया में अपना मशीन मेड प्रोडक्ट भेज देते, जिसकी वजह से जहां जहां भी हैंडीक्राफ्ट का काम बचा हुआ था वो रेलवे के आने से सारा खत्म हो गया। तो ये कुछ 5 कॉजेस थे जिसकी वजह से इंडिया में हैंडीक्राफ्ट का काम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तक सारा खत्म हो गया था, ठीक है। तो बेसिकली इस वाले टॉपिक में हमने डिस्कस करा कि मॉडर्न इंडस्ट्री कैसी थी उस टाइम पे और हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री कैसी थी। चलिए इससे मिलता जुलता एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। कि जब ब्रिटिश ने हमें गुलाम बना रखा था तो उस टाइम पर
हमारा जो फॉरेन सेक्टर था, जो फॉरेन ट्रेड था, वो कैसा था। तो देखिए फॉरेन सेक्टर या फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है विदेशों से खरीदना और बेचना, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस टाइम पे इंडिया का फॉरेन ट्रेड तब भी अच्छा था, लेकिन उसमें कुछ खामियां थी। अब खामियां क्या थी देखिए जरा। सबसे पहला, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मैंने अभी आपको समझाया था कि इंडिया जो था वो क्या कर रहा था, अपना रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा था किसको, इंग्लैंड को। क्या दे रहा था, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करता, एक्सपोर्ट तो करता था लेकिन क्या, रॉ मटेरियल किसको, इंग्लैंड को या अदर कंट्री को। और इंग्लैंड यहां पर या अदर कंट्री से क्या मंगाता था, फिनिश्ड गुड्स, बना हुआ माल। तो हम इंपोर्ट क्या करते थे, फिनिश गुड्स, और एक्सपोर्ट क्या करते थे, रॉ मटेरियल। जिसकी वजह से आपको मैं बता दूं, ये एक पिछड़ेपन की निशानी है क्या, कि रॉ मटेरियल को अपना एक्सपोर्ट करो और फिनिश गुड्स को क्या करो, आप खरीदो। एक्चुअली में अगर कोई देश डेवलप बनना चाहता है तो उसे करना क्या चाहिए, उसे ज्यादातर एक्सपोर्ट में कौन से गुड्स डालने चाहिए, फिनिश गुड डालने चाहिए। तो उस टाइम पे हाल थोड़ा अपोजिट था। इंडिया के रिसोर्सेज कम हो जाने का कारण भी कुछ यही था, क्योंकि इंग्लैंड ने इंडिया के सारे रिसोर्सेज को ढंग से यूज किया और उनको विदेशों को बेचा, ठीक है। तो जिसकी वजह से उस टाइम पे इंडिया क्या बन गया, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया बहुत बड़ा, और बने हुए माल का इंपोर्टर बन गया। दूसरी जो यहाँ पर प्रॉब्लम निकल के आ रही है वो है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। अंग्रेजों ने क्या करा था, इंडिया के जितना भी फॉरेन ट्रेड था, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, हैंडीक्राफ्ट का हो, इवन छोटी इंडस्ट्री से लेके बड़ी इंडस्ट्री तक, पूरा कंट्रोल किसका था, ब्रिटिश रूल का था। तो ब्रिटिश रूल ने उस टाइम पे क्या किया, सारा का सारा अपने कंट्रोल लेने की वजह से वहां पर वो चीजें अपनाई जिसकी वजह से ब्रिटिश को फायदा हो सकता था, मतलब इंग्लैंड वालों को क्या हो सकता था, फायदा हो सकता था। तो आपको बता दूं उस टाइम पे इंग्लैंड में क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था, जब हमें गुलाम बना रखा था, और वहां पर उनके कपड़ा उद्योग बहुत ज्यादा फल फूल रहा था, ठीक है। अब कपड़े की इंडस्ट्री ज्यादा होने की वजह से तो उनको ग्राहक चाहिए था, एक लोग कस्टमर चाहिए था, या मार्केट चाहिए थी, तो माल बनाकर वो कहां भेज देता था, इंडिया में सेल करने के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए कि हमारे पूरे फॉरेन ट्रेड के बिजनेस पे पूरा कंट्रोल किसने कर रखा था, यहां पर इंग्लैंड ने कर रखा था। तो जब किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति का कंट्रोल हो जाए या एक देश का कंट्रोल हो जाए आपके सारे रिसोर्सेज पे, आपके पूरे बिजनेस पे, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एक का अधिकार होना, एक का पूरा राइट चलना, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट द ब्रिटिश। मींस क्या हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे उस टाइम पे या इंपोर्ट ज्यादा थे। तो अच्छी बात यह थी कि उस टाइम पे हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे और इंपोर्ट कम थे। तो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो उस स्थिति में आप किस में रहेंगे, सरप्लस में रहेंगे, बेनिफिट में रहेंगे, ठीक है। सरप्लस, सरप्लस मतलब आप कमा ज्यादा रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं। लेकिन ये जो सरप्लस था ये हमारे देश इंडिया की ग्रोथ के लिए यूज नहीं हुआ, ये अंग्रेजों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए, इंडिया को गुलाम बनाए रखने के लिए, अपने वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए पैसे को यूज किया। यहां से जो सरप्लस हो सकता था अगर वो इंडिया की इंडस्ट्री पर, इंडिया की ग्रोथ पर, इंडिया की डेवलपमेंट पे खर्चा होता तो इंडिया की दशा कुछ और हो सकती थी। लेकिन इन्होंने कुछ इस तरह से इन बेनिफिट, इस सरप्लस को यूज किया कि वो खाली केवल किसके काम आ रहा था, अंग्रेजों के काम आ रहा था, इंडिया की ग्रोथ में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो बेसिकली ये आपने देखा कि कैसे इंडिया को उन्होंने ट्रेड सेक्टर में भी, फॉरेन ट्रेड सेक्टर में भी नीचे गिरा रखा था। तो इस वाले टॉपिक में, इस वाले आज के पार्ट में हमने डिस्कस किया कैसे हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर बर्बाद हुआ अंडर ब्रिटिश रूल और कैसे हमारा फॉरेन सेक्टर बर्बाद हुआ अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। वेल, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है या सजेशन तो होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही इसके नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, आप वहां जाकर उसको नोट्स ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।